students. Today we are going to read our chapter number 2 of Flamingo book class 12, that is Lost Spring. तो ये भाई लोस्ट स्प्रिंग में दो स्टोरीज़ हैं. एक तो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड सेकेंड वन इज़ आई वांट टू ड्राइव अ कार. आज हम इसमें फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड दिस लो स्प्रिंग इज़ रिटन बाय एनिस जंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी एनिस जंग ने इस चैप्टर को बताया है. बहुत ही अच्छी राइटर हैं वो. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये जो स्टोरी है लोस्ट स्प्रिंग, ये इट डील्स विद द डेप्लोरेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन की जो कंडीशन है, इतनी मिजरेबल कंडीशन है, उनके ऊपर ये स्टोरी है. एंड हु गेट फोर्स्ड to miss the simple joyful moments of their childhood because of their socio-economic conditions. ठीक है, ये जो स्टोरी है उन बेचारे बच्चों की है जिनका चाइल्डहुड जो है सारा ख़त्म हो गया, खींच लिया गया है. उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है, चाइल्ड लेबर का स्टिग्मा उनके ऊपर है. ठीक है, तो इस चैप्टर का कॉमन थीम भी यही है. इनमें जो हम दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे उसका थीम भी पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर ही है. ठीक है, तो ये जो अब चैप्टर का टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग, ये क्या बताता है. स्प्रिंग एक, आपको पता है स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, न्यू फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग हमें बच्चे के चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बताया गया है. ह्यूमन लाइफ की चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बताया गया है. जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है कहीं पे. तो उसी में ये स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे उन बच्चों का चाइल्डहुड उनसे खींच लिया गया है, उनका चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया है. तो फर्स्ट स्टोरी आज हम रीड करेंगे, दैट इज़ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. एंड दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ बॉय साहिब आलम. उस लड़के का नाम है, उस पुअर बॉय का नाम है साहिब आलम, जिसका मीनिंग, साहिब आलम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. और वो बच्चा, उसको पता नहीं है कि मेरे नाम का मीनिंग ये है. ठीक है, तो अब ये स्टोरी रीड करते हैं कि कैसे क्या क्या एनिस जंग ने देखा, उससे बात करी साहिब आलम से, और उसने क्या क्या उसके बारे में एनालाइज़ किया, उन लोगों के बारे में एनालाइज़ किया. एंड दिस चैप्टर हाईलाइट्स अ वाइड गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स. कि क्या है कि कईयों के पास तो इतना सब कुछ है और उसकी वैल्यू नहीं है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको उस चीज़ की कितनी वैल्यू होती है, कितनी इम्पॉर्टेंस होती है. जैसे आप लोग को एजुकेशन मिल रही है, आप लोगों में से कई बच्चे हैं उसकी बिल्कुल वो नहीं करते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं. कई बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन, है ना. तो हम लोग उसकी कदर नहीं करते हैं. और अगर हम उन बच्चों को पढ़ाएं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ करने का ज़ील है, कुछ करके दिखाने का हिम्मत रखते हैं, तो वो अपने लाइफ में कुछ कर भी जाएंगे. तो अब इसमें यही है, इस चैप्टर यही हाईलाइट करता है, वाइड गैप हाईलाइट करता है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स. ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टोरी हम इसकी पढ़ेंगे साहिब आलम की, जो एक रैग पिकर है. रैग पिकर का मतलब समझते हैं, जो रैग्स उठाता है गलियों में घूम घूम के, जो क्या बोलते हैं गार्बेज डंप्स पड़े होते हैं उनमें से उठाते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं. सो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब एनिस जंग ने किससे पूछा? साहिब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो. जब, और वो जो एनिस जंग है वो हर मॉर्निंग, हर सुबह किससे मिलती थी? साहिब से मिलती थी, जो क्या कर रहा होता था? गोल्ड स्क्राउचिंग. स्क्राउचिंग का मतलब क्या होता है? स्क्राउचिंग का मतलब होता है सर्चिंग. स्क्राउचिंग का मतलब होता है सर्चिंग, जो कि गोल्ड की सर्च कर रहा होता था गार्बेज डम्प्स में. गार्बेज डम्प्स, गार्बेज के गंद के ढेरों में से, उसके नेबरहुड में, एनिस के नेबरहुड में साहिब आलम हर रोज़ उसको दिखता था, हर मॉर्निंग उसको दिखता था, और वो क्या कर रहा होता था? गार्बेज डम्प्स में से गोल्ड को सर्च कर रहा होता था. गोल्ड यहाँ पे क्या है भाई? गोल्ड वो गोल्ड नहीं है जो आप समझ रहे हो, जिसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो गोल्ड की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे गोल्ड है उन पुअर लोगों के लिए. गोल्ड क्या है? पैसा.
ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए अच्छी कंसीडर की जाए, कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड का मतलब ये है। तो यहाँ पे आयरॉनिकली यूज़ किया गया है गोल्ड यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो गार्बेज में गोल्ड तो होता नहीं है। गार्बेज तो किससे भरा हुआ होता है, डंप से भरा होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आयरनी यूज़ हुई है। आगे देखते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत टाइम पहले छोड़ा था। कहाँ पे रहता था वो साहिब? सेट अमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। कहाँ पे रहते थे? ढाका के ग्रीन फील्ड्स के बीचों बीच वो रहते थे साहिब और उसकी फैमिली। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब तो उसे याद भी नहीं है उसके अपने घर के बारे में, जो वो ढाका में जहाँ पे रहता था ग्रीन फील्ड्स के बीचों बीच। अब उसको ध्यान भी नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको वो जगह छोड़े हुए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स। अब भाई उन्होंने वो अपना घर क्यों छोड़ा, वहाँ से छोड़ के यहाँ पे क्यों आए, कहाँ पे क्यों आए, वो भी अब आपको आगे पता चलेगा कि अब वो कहाँ पे रह रहे हैं। पहले वो कहाँ रहते थे? अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका के ग्रीन फील्ड्स के बीचों बीच में वो रहते थे, ठीक है। अब वहाँ से वो क्यों आ गए? क्योंकि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम। क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया था, बहुत ही स्टॉर्म्स आ गए थे जिसकी वजह से उनके फील्ड्स और उनके होम्स को वो जो तूफान थे वो बहा के अपने साथ ले गए थे। उसकी मदर उसको ऐसा बताया उसकी मदर ने। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, ठीक है। इसी वजह से वो कहाँ शिफ्ट हो गए? सिटी की तरफ, बिग सिटी की तरफ शिफ्ट हो गए, जहाँ पे अब वो रह रहे थे। कहाँ पे रह रहे थे? वो दिल्ली में रह रहे थे, सीमापुरी, ठीक है। दिल्ली की आउटर बाउंड्री पे रह रहे थे, सीमापुरी पे उन्होंने अपना घर बना लिया था। अब भाई जब एनएस जंग ने उनसे पूछा कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये गार्बेज डंप्स में क्यों तुम सर्च करते रहते हो, क्यों उठाते हो रैग्स, तो भाई इस पे हमारे साहिब आलम ने क्या जवाब दिया? आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। ही मटर्स लुकिंग अवे, ठीक है, दूर देखते हुए उसने बोला मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं, तो मुझे यही करना पड़ता है। अब एनएस जंग इस पे क्या कहती हैं? गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। अब एनएस जंग ने इस पे क्या कहा कि तुम कहाँ जाओ? तुम स्कूल जाओ। ग्लिबली का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंट वे। मैंने कॉन्फिडेंट वे में उसको बोला। किसको बोला? साहिब आलम को। ग्लिबली का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंट वे, स्पीकिंग इन कॉन्फिडेंट वे, ठीक है। किसने बोला? एनएस जंग ने हमारी किसको बोला? साहिब आलम को बोला, उस पुअर बॉय को बोला। अभी उसने अपना नाम नहीं बताया है, मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ कि उसका नाम साहिब आलम है। उसने उसको बोला कि तुम स्कूल जाओ, और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसने ये बात बोली किसको? साहिब को, इमीडिएटली उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी ये एडवाइस कितनी होलो है, कितनी खोखली है, कितनी मीनिंगलेस है। क्योंकि द पुअर बॉयज़ और द पुअर फैमिलीज कैंट अफोर्ड एजुकेशन ना, उनके लिए भाई ये अफोर्डेबल ही नहीं है एजुकेशन लेना, स्कूल जाना। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए उसको जैसे ही उसने ये बात साहिब को बोली, उसको थोड़ी ही देर में ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी एडवाइस कितनी होलो है, कितनी खोखली है, कितनी मीनिंगलेस है, ठीक है। आगे देखिए, अब इस पर साहिब ने क्या जवाब दिया जब हमारे एनएस जंग ने उसको बोला कि तुम स्कूल जाओ। उस पर साहिब ने क्या कहा? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब उसने क्या बोला कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, अगर वो बना देंगे, अगर स्कूल बन गया तो मैं चला जाऊँगा स्कूल में। कौन बोल रहा है? साहिब बोल रहा है एनएस जंग को। अब एनएस जंग क्या बोलती है? इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ, ऑथर कहती है किसको? साहिब को, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं क्या तुम आओगे वहाँ पे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने जोकिंगली मतलब जोक मारते हुए साहिब को बोला अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे पढ़ने के लिए? अब साहिब इस पे क्या बोलता है? भाई बेचारा वो तो सच मान रहा है कि भाई, अब हालांकि हमारी ऑथर ने तो जोकिंगली ये बात करी है, लेकिन अब बेचारे पुअर बच्चे के लिए, जिसके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब ऑथर ने बोली तो उसने उसको सच मान लिया और क्या बोला? येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। अरे बहुत ब्रॉड स्माइल करते हुए, वाइट ग्रिन देते हुए उसने बोला हाँ बिल्कुल, अगर आपने स्कूल स्टार्ट किया तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगा पढ़ने के लिए। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब कुछ दिनों बाद जब ऑथर वहाँ से जा रही थी तो उसने देखा कि साहिब उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, और उसने उससे आते ही क्या पूछा? उसके सामने आते ही क्या पूछा? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है?
क्योंकि उसने उसको क्या कहा था कि मैं अगर स्कूल बनाऊंगी तो तुम क्या मेरे स्कूल में आओगे। हालांकि उसने जोक किया था, ठीक है, फिर भी अब देखो उस बच्चे ने उसको क्या कंसिडर कर लिया, ट्रुथ कंसिडर कर लिया, और उसने उससे कुछ दिनों बाद जब ओथर वहाँ से जा रही थी तो उसने उसके पास भागते हुए आया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। तो देखिए अब इस पे हमारी नरेटर ने, ऑथर ने क्या जवाब दिया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब भाई उसने क्या बोला, बड़े ही एम्बेरस, उसको शेम महसूस हुई, बहुत ही एम्बेरस फील हुआ उसे। क्यों? क्योंकि उसने तो वो जोक के तरीके में एज अ मजाक के उसमें उसको बोल दिया था कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो उसने क्या बोला कि टाइम लगता है स्कूल बनने में, और उसको बहुत ही शेम फील हुई कि भाई मैंने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया, कि मैंने प्रॉमिस कर दिया उसको, उस बच्चे ने मान लिया और वो मैं प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि उसने मजाक में कहा था लेकिन उसने तो उसको सच मान लिया। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। ब्लीक का मतलब होता है डार्क। अब भाई उसको, किसको, साहिब को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे प्रॉमिसेस तो उससे कितने लोग करते थे। इन पुअर बेचारे लोगों के साथ तो ऐसे प्रॉमिस कितने लोग करते थे, लेकिन वो कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं करता था। इसलिए साहिब हमारी एनिस जंग की बातों से हर्ट नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि यार ऑथर फेल्ट अशेम्ड एट मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, शी हैड सेड दैट एज अ जोक एंड हैड नेवर इंटेंडेड टू ओपन अ स्कूल, है ना, उसका मकसद तो नहीं था स्कूल खोलने का, इसलिए उसको अशेम्ड फील हो रहा था, एम्बैरेस्ड फील हो रहा था अपने ऊपर। बल्कि साहिब वॉज नॉट हर्ट बिकॉज ही वॉज यूज टू सच फॉल्स प्रोमिसेस। वो यूज टू हो चुका था ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस का, एज बिकॉज क्योंकि वो जो ऐसे एज दे एग्जिस्टेड इन लार्ज नंबर्स इन दिस एम्प्टी वर्ड, क्योंकि इस एम्प्टी वर्ड में ऐसे प्रोमिसेस उनको करने वाले बहुत लोग आते हैं और वो प्रोमिसेस कोई भी पूरा नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब भाई अभी तक एनिस जंग ने उससे उसका नाम नहीं पूछा था, कुछ महीने बाद उसने उससे उसका नाम पूछा। अब उसने बताया, बच्चे ने बताया साहिब आलम। क्या बताया भाई? साहिब आलम। अब भाई साहिब आलम का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्या होता है साहिब आलम का मतलब? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, उसको नहीं पता था साहिब को कि भाई उसके नाम का मतलब क्या है। If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसको पता चल गया उसके नाम का मतलब क्या है तो वो बिलीव ही नहीं करेगा कि मेरे नाम का मतलब ये है, और एक्चुअल में उसकी लाइफ कैसी जा रही है, कि उसके नाम में क्या है, लॉर्ड यूनिवर्स का, और एक्चुअल में उसकी लाइफ किससे भरी हुई है? पॉवर्टी से, इतने दुख से, ठीक है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम का मतलब से अनअवेयर वो क्या करता था? स्ट्रीट्स में रोमिंग करता था, घूमता था अपने फ्रेंड्स के साथ, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ के साथ। आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ, बेयरफुट क्या होता है? विदाउट एनी फुटवेयर, बिना किसी फुटवेयर के, बिना नंगे पैर हम जिसको बोलते हैं, कोई भी फुटवेयर ना पहने हुए वो इधर उधर घूमता था, जो कि मॉर्निंग में तो हम उनको देख सकते थे लेकिन वो नून के टाइम क्या हो जाते थे? डिसअपियर हो जाते थे। जैसे कि एक मॉर्निंग बर्ड होते हैं ना, सुबह सुबह दिखाई देते हैं और दोपहर को वो अपने अपने घरों में, अपने अपने हॉल्स में जाके छुप जाते हैं, सिमिलरली, ठीक है। आगे देखिए। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब एनिस जंग उनको रोज़ देखती थी तो अब उनको उनकी पहचान होने लग गई थी, उन बच्चों की जो कि इधर उधर गलियों में घूमते थे और रैग पिकिंग करते थे। अब उसने क्या पूछा? एनिस जंग ने एक बच्चे से पूछा, वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी हुई हैं? एनिस जंग ने एक बच्चे से पूछा। अब उस बच्चे ने देखिए क्या जवाब दिया। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने बड़ी सिंपली आंसर दिया कि मेरे मदर उसको शेल्फ से नीचे उतारती ही नहीं है चप्पल्स को, ठीक है, शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है। दैट इज़ द चप्पल्स आर बियॉन्ड देयर रीच, उनके रीच से परे है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो चप्पल्स को, ठीक है, फुटवेयर्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि वो ले ले, ठीक है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब भाई दूसरे ने जवाब दिया, अगर इसकी मम्मी इसको चप्पल उतार के दे भी देगी शेल्फ से तो भी ये नहीं पहनेगा, ठीक है।
तो भी ये नहीं पहनेगा चप्पल को और उसे फेंक देगा। और ये कौन बच्चा बोल रहा है? एक दूसरा बच्चा बोल रहा है जिसने शूज़ पहने हुए हैं जो कि मैच नहीं करते हैं, अलग अलग शूज़ पहने हुए हैं। एक पैर में कोई और शूज़ है, दूसरे में कोई और शूज़ है, शायद किसी ने दे दिया उसे या कहीं से मिल गया उसको रैग्स में पड़ा हुआ, ठीक है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। और जब एनिस डंग ने उसके ऊपर कमेंट किया कि भाई तुमने शूज़ पहने हुए हैं, कैसे शूज़ पहने हुए हैं, तो उस बच्चे को शर्म आ गई। उसने अपने फीट को, अपने पैरों को शफल किया, जैसे छुपाने की कोशिश करी, ठीक है, और उसने कुछ भी नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। अब एक तीसरा बच्चा बोलता है कि उसकी क्या डिज़ायर थी, उसको शूज़ चाहिए थे, उसकी डिज़ायर थी कि वो शूज़ खरीदे, जिसने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी भी शूज़ का कोई भी पेयर नहीं ख़रीदा था, ऑन नहीं किया था, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि उनकी सिचुएशन, इन बेचारे जो पुअर बच्चे होते हैं, पुअर फैमिलीज़ होती हैं, उनकी सिचुएशन कैसी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। अब भाई एनिस डंग कहीं बहुत जगह ट्रैवल की हुई थी, तो उसने शी केम अक्रॉस मैनी पीपल, मैनी चिल्ड्रंस, ठीक है। उसने बड़े सारे बच्चों को अपने देखा था जब वो ट्रैवल करती थी अक्रॉस द सिटी, जो कि बेयर फुट घूमते थे, विदाउट एनी फुटवेयर्स घूमते थे सिटीज़ में, विलेज रोड्स में। अब वो क्या कहती हैं, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब कोई वो उनमें से कोई एक्सप्लेन करता है कि उनकी पैसों की कमी की वजह से नहीं है, कि वो उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो नहीं खरीदते हैं शूज़, लेकिन उनका ये ट्रेडिशन है, बेयर फुट रहना, नंगे पैर घूमना उनका एक ट्रेडिशन बन गया है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब मुझे हैरानी होती है ये सोच के कि ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, मियर एक्सक्यूज़ है, ठीक है, अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को, उनकी जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी क्या होती है भाई? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब है नेवर एंडिंग, उनकी जो नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी होती है कि मतलब ना ख़त्म होने वाली उनकी गरीबी, ठीक है। परपेचुअल स्टेट का, परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। तो राइटर क्या कह रही है? राइटर जस्ट वांट टू से दैट देयर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द दैट देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज सो पुअर दैट दे कैंट अफोर्ड दैट फुटवियर्स, ठीक है। तो ये वो एक्सप्लेन कर रहे थे। कौन एक्सप्लेन? ठीक है, किसी ने ये एक्सप्लेन किया कि भाई ये तो हमारा ट्रेडिशन है, कोई पैसों की कमी की वो नहीं है, ट्रेडिशन है। लेकिन वो क्या कहना चाह रही है कि हमारी ऑथर कहना चाह रही है कि ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। आगे देखते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। अब हमारी ऑथर कहती है कि मुझे एक स्टोरी याद है, एक दिमाग में स्टोरी आ रही है जो कि एक उदीपी के मैन ने मुझे बताई थी। उदीपी क्या है? उदीपी एक हमारा टाउन है, स्मॉल टाउन है कर्नाटका में, ठीक है। उदीपी इज़ अ टाउन इन कर्नाटका। तो वहाँ के किसी मैन ने उसको ये स्टोरी बताई थी, हमारी ऑथर को। क्या बताई थी? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो एक यंग बॉय था, वो ओल्ड मैन, वो एक स्कूल में जाया करता था और स्कूल के रास्ते में एक टेम्पल आया करता था, ठीक है। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पे उसके फादर, उस मैन के फादर क्या थे? प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो वहाँ पे टेम्पल में थोड़ी देर रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वहाँ पे भगवान से प्रेयर करता था कि वो उसे क्या दे दे? एक पेयर ऑफ शूज़ दे दे, ठीक है। तो ये उस मैन ने ये बात किसको बताई थी? हमारी ऑथर को बताई थी। 30 years later, अब 30 साल बाद जब हमारी ऑथर ने वहीं पे ही उदीपी में विज़िट किया, उसी टाउन में और उसी टेम्पल में, जो कि अब क्या हो गया था? विच वॉज नाउ ड्राउंड इन अ एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो गया था। ड्राउंड इन द एयर ऑफ डेजोलेशन का मतलब क्या है? कि बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था, वो जगह बिल्कुल खाली हो चुकी थी, बिल्कुल ही अलग नज़ारा था वहाँ पे। क्या था भाई वहाँ पे? अब इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट। अब वहाँ पे बैकयार्ड पे एक नया प्रिस्ट रहता था, वो ओल्ड प्रिस्ट नहीं था, नया प्रिस्ट रहता था। वहाँ पे क्या थी? रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी, और यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म। अब भाई यहाँ से अब वो क्या बताना चाह रही है?
आगे एक मिनट अभी बताती हूँ मैं आपको। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और एकदम से वहाँ पे कौन आता है, एक यंग बॉय आता है जिसने ड्रेसअप, जो कि ड्रेसअप था ग्रे यूनिफॉर्म में, सॉक्स और शूज़ पहन रखे थे, जिसने पैंटिंग हाफते हुए भागता हुआ आता है और अपना स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंकता है। यहाँ से हमारी ऑथर ये बताना चाह रही है कि प्रीवियस 30 ईयर्स में कि एक पृष्ठ की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंडीशन है, वो चेंज हो चुकी है। पहले जो पृष्ठ था उसका लड़का एक शूज़ नहीं अफोर्ड कर सकता था, वो प्रे करता था भगवान को कि भाई भगवान जी उसे एक पेयर ऑफ शूज़ एक पेयर ऑफ शूज़ दे दे। और आपका जो पृष्ठ है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ से हमारी जो ऑथर है वो यही बताना चाह रही हैं कि कैसे 30 ईयर्स में, प्रीवियस 30 ईयर्स में पृष्ठ की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो चेंज हो गई है। ठीक है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर। अब उस बॉय को देखते हुए जिसने कि अपने शूज़ ऐसे फेंके और अपना बैग ऐसे फेंक दिया फोल्डिंग बेड पे, उसको देखते हुए उसको, हमारी एनएस जंग को, उस बच्चे की प्रेयर याद आ गई जो कि किया करता था भगवान के सामने, ठीक है, शूज़ के लिए। और जब उसको फाइनली वो पेयर ऑफ शूज़ मिल गए थे, ठीक है, और उसने भगवान के आगे फिर क्या प्रेयर करी, लेट मी नेवर लूज़ देम, ये प्रेयर करी कि भाई मैं इन शूज़ को कभी ना खोऊं, ये शूज़ हमेशा मेरे पास रहें। मतलब कि ये क्या शो करता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट होती है, अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, वो किसी चीज़ की वैल्यू कितना करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि जिनको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, जो कि वेल टू डू फैमिली से हैं। ठीक है। तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, दिस शोज अस दैट द अंडर प्रिविलेज वैल्यू एनीथिंग दैट दे गेट बिकॉज दे हैव बीन लॉन्ग्ड फॉर इट, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों की, उनको कितनी ज़्यादा डिज़ायर होती है, कितनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप एक यू कैन से दैट आप छोटी फैमिली से हो या मिडिल क्लास फैमिली भी आप लगा लो हो, तो आपको कोई चीज़ लेनी है, आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो, आपके पेरेंट्स ने बोला कि हाँ लेंगे, जल्दी ही लेंगे, अभी हमें पैसे कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे हो गए, आपको उसको पैसे इकट्ठे करने में, उस चीज़ को लेने में, थोड़ी प्रेशियस है वो चीज़ आपके लिए, उसको लेने में आपको 1 साल लग गए, 2 साल लग गए, पैसे इकट्ठे किए तो आपने वो ली उस चीज़ को। ठीक है। तो आप उस चीज़ की वैल्यू करोगे, आपको उस चीज़ की कदर होगी। लेकिन अब एक रिच फैमिली से जो बिलोंग करता है, जो जिसको बिना मांगे ही वो चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको इतनी कदर नहीं होगी उस चीज़ की जितनी कि आपको होगी। तो वो यही ऑथर हमें यहाँ से इन लाइन से बताना चाह रही है कि एक जो अंडर प्रिविलेज क्लास है किसी चीज़ को कितनी वैल्यू करता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की इतनी डिज़ायर होती है, इतनी वांट होती है, उसके लिए वो लॉन्ग करता है, भगवान के आगे प्रे करता है, उसके लिए इतने एफर्ट्स करता है उसको ख़रीदने के लिए। तो वो यही बताना चाह रही हैं यहाँ से हमें। लेट मी नेवर लूज देम द गॉडेस हैव ग्रांटेड हिज प्रेयर। और गॉडेस ने भी उसकी प्रेयर ग्रांट कर ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़। अब जो यंग बॉयज़ आजकल के हैं और जैसे कि वो प्रिस्ट का सन, वो शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे और बच्चे जो कि मेरे नेबरहुड में हैं रैग पिकर्स, वो शूलेस रहते हैं, वो शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कौन बता रहा है? हमारी ऑथर ये बता रही है। आगे देखिए। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। मेरा कॉन्टेक्ट, मेरा फेमिलियरिटी किससे? उन बेयरफुट रैग पिकर से मुझे किस चीज़ के कहाँ तक लेके गई? सीमापुरी तक लेके गई। सीमापुरी क्या थी? एक प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ठीक है। अब ये सीमापुरी क्या है? एक ऐसी जगह दिल्ली में जो कि दिल्ली की पेरिफेरी पे है। पेरिफेरी क्या होती है? आउटस्कर्ट, उसकी आउटर पे है, उसकी बाउंड्री पे है, काफ़ी दूर है दिल्ली से। सिम्बॉलिकली अगर हम उसकी बात करें, मेटाफोरिकली अगर हम उसकी बात करें, तो दिल्ली का पार्ट कंसिडर इसको नहीं किया जाता है। ठीक है। उसकी आउटस्कर्ट पे, बिल्कुल बाउंड्री पे है ये। और वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? वो सारे रैग पिकर्स रहते हैं। ठीक है। दोज हु लिव्स हेयर आर स्क्वेटर्स। और वहाँ पे कौन रहते हैं? स्क्वेटर्स रहते हैं। स्क्वेटर्स कौन होते हैं? स्क्वेटर्स वो लोग होते हैं जो अनलॉफुली किसी जगह पे रह रहे हो। ठीक है। तो वो लोग कहाँ से आए थे? ढाका, बांग्लादेश से आए थे। और आके उन्होंने कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर ली थी? ये दिल्ली की
पेरिफेरी सीमापुरी को ऑक्यूपाई कर लिया था। जो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे 1971 में। क्यों आ गए थे, क्योंकि जो उनके जो फील्ड्स थे और जो उनके जो घर थे वो किससे तबाह हो गए थे, किसके द्वारा बहा के ले जाए गए थे, स्टॉर्म से। दैट्स वाई वो यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, अपने आप को सर्वाइवल देने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली उन्हीं में से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज। सीमापुरी उस टाइम पे एक वाइल्डरनेस, एक वेस्टफुल लैंड था, वेस्ट लैंड था उस टाइम पे। अभी भी है, लेकिन अब वो एम्प्टी नहीं है, अब इनको ऑक्यूपाई कर लिया है उन स्क्वेटर्स ने। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टैपलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। एट अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर इन द मड हाउसेज, ठीक है। They live in the structure of muds, ठीक है, और and their roof is made up of a thin sheet of tin and tarpaulin, ठीक है। इन चीज़ों से, प्लास्टिक से, हैवी डर्टी वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है टारपोलिन, उससे उनकी क्या बनी होती है, रूफ बनी होती है, जहाँ पे सीवेज की, ड्रेनेज की, रनिंग वाटर की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है। क्लियर हो गई आपको बात? तो ऐसी जगह पे वो स्लम एरिया आप लगा सकते हो, वहाँ पे रह रहे थे। They have lived there for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on water list and enable them to buy grains. अब भाई वो वहाँ पे 30 ईयर से ऊपर हो गया था उनको, वो वहाँ रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना परमिट्स के, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के। लेकिन उनके क्या बने हुए थे, राशन कार्ड्स बने हुए थे, उनके नाम थे और उनके नाम वाटर लिस्ट में डाल दिए गए थे, और जिससे कि वो फूड ग्रेन को ख़रीद सकते थे, मतलब उनका खाना इजीली मिल सकता था राशन कार्ड की हेल्प से, ठीक है। अब भाई राशन कार्ड्स पे उनके नाम आ गए थे और उनको वाटर लिस्ट में रजिस्टर करा दिया गया था। जो पॉलिटिशियंस अपने वोट ग्रैब करने के लिए उनके नेम्स को वहाँ पे वाटर लिस्ट में रजिस्टर करा दिया करते थे। अब फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई सर्वाइवल के लिए, आइडेंटिटी का क्या है? आइडेंटिटी ना भी मिले उनको तो वो मर तो नहीं जाएंगे ना, लेकिन अगर फूड ना मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। If at end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. अब भाई जब हमारी एनएस जंग ने एक लेडी से ग्रुप ऑफ लेडीज से पूछा जिन्होंने क्या पहनी हुई थी, टैटर्ड मतलब फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, टैटर्ड का मतलब होता है टॉन, फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी और ग्रुप ऑफ लेडीज़ खड़ी हुई थी। तो जब हमारी एनएस जंग ने उनसे पूछा कि भाई तुम अपने इतने अच्छे ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीनरी का, फील्ड्स का, रिवर्स को क्यों छोड़ के आए हो, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यही बात बोली कि सबसे बड़ी बात है कि हम अगर दिन के एंड में अपनी फैमिलीज़ को विदाउट एकिंग स्टमक्स हम सुला सकते हैं, अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ग्रेन मिल रही है, तो बेटर यही है ना कि हम अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। तो ये किसने जवाब दिया? ग्रुप ऑफ लेडीज़ ने, जिन्होंने टैटर्ड साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है। वहाँ पे रहने की बजाय, उन फील्ड्स में रहने की बजाय जहाँ से हमें कोई ग्रेन नहीं मिल रही थी, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, हम मर जाते अगर हम वहाँ पे रहते तो, ठीक है। Wherever they find food, they pitch their tents that become their transit home. जहाँ पे भी उनको खाना मिलता था वहाँ पे वो अपना टेंट बना के अपना ट्रांजिट होम बना लेते थे, टेम्परेरी होम बना लेते थे। आपने देखा ही होगा कि ये कैसे घरों में रहते हैं, टेंट्स टाइप में होते हैं। तो कहीं पे भी जहाँ पे भी इनको लगता था कि इनको अब यहाँ शिफ्ट होना है, यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ से उनको सही कन्वेंस मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो ये अपना टेंट वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगा लेते थे, अपना एक तंबू टाइप, ठीक है। Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in सीमापुरी means rag picking। और बच्चे भी उसी में ही सर्वाइव करते थे। और सर्वाइवल इन सीमापुरी का मतलब क्या था, वहाँ पे सर्वाइव करना मतलब क्या करना, रैग पिकिंग करना, ठीक है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। और इतने सालों से वो ये रैग पिकिंग करा रहे थे कि अब उनमें उनकी मास्टरी हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे रैग पिकिंग में। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। और उनके लिए गार्बेज क्या थी, गोल्ड थी, प्रेशियस थिंग थी, वैल्यूएबल थिंग थी। इट इज़
देयर डेली ब्रेड, उनकी ये डेली ब्रेड थी, क्योंकि उनमें से ही उनको कुछ कुछ मिल जाता था, ठीक है। तो वो क्या थी, गार्बेज इज द मीन्स ऑफ देयर लिवलीहुड। और रूफ ओवर देयर हेड, गार्बेज ही उनके लिए क्या थी, गोल्ड थी। एक उनकी डेली ब्रेड थी, रूफ ओवर देयर हेड थी, इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, हालांकि चाहे वो लीकिंग रूफ होती थी फिर भी, बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए गार्बेज इससे भी, मीन्स ऑफ सर्वाइवल से भी ज़्यादा कुछ थी। अब बच्चों के लिए गार्बेज क्या थी, देखते हैं। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। अब भाई साहिब की आंखों में चमक आ गई। साहिब ने क्या कहा, कभी कभी मुझे उसमें 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, कभी कभी मुझे उसमें 10 रुपये का नोट मिल जाता है, ठीक है। कौन कहता है ये, साहिब कहता है। गार्बेज में उसको कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी उसको 10 रुपये का नोट मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scratching, for there is a hope of finding more. और जब तुम्हें कुछ एक सिक्का मिलता है, एक सिल्वर कॉइन मिलता है, तो तुम इसी होप में उसको और स्क्राउच करते हो और सर्च करते हो कि शायद तुम्हें अब इससे भी ज़्यादा और उसमें मिल जाए। It seemed that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब भाई बच्चों के लिए ऐसा लगता था कि भाई बच्चों के लिए जो गार्बेज है उसका एक डिफरेंट मीनिंग ही है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए क्या मतलब है गार्बेज का, एल्डर्स के लिए मतलब है सर्वाइवल गार्बेज का, और बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए इसका मतलब है, कहाँ गया, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, एक सरप्राइज वंडर में रैप गिफ्ट है, जो कि उनको कुछ भी मिल सकता है। 1 रुपये का सिक्का भी मिल सकता था गार्बेज में, 10 रुपये का नोट भी मिल सकता था। तो देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ गार्बेज फॉर एल्डर्स एंड चिल्ड्रंस। बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, एंड फॉर पेरेंट्स, फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। आगे देखते हैं। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. अब एक विंटर की सुबह हमारी एनिस जंग ने क्या देखा, साहिब कहाँ खड़ा हुआ था, फेंस्ड गेट के पास, फेंस्ड गेट के पास खड़ा हुआ था। फेंस्ड गेट क्या होता है, जिसके अराउंड कुछ तारे वगैरह से बाउंड्री बनी हुई होती है, वहाँ खड़ा हुआ था। नेबरहुड ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग, जहाँ पे जो 2 मैन को देख रहा था जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी और जो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे अंदर। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. अब वो क्या बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सेटिस्फाई होता है वो फेंस के पीछे खड़ा होके उन लोगों को देख रहा, उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है उनको देखने में, ठीक है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। अब वो क्या बोलता है, मैं अंदर चला जाता हूँ जब अंदर कोई भी नहीं होता। कहाँ पे, जहाँ पे वो लोग टेनिस खेल रहे थे, ठीक है। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग्स, और गेट कीपर भी मुझे अलाउ कर देता है जब कोई नहीं होता ना अंदर, तो मैं अंदर जाके स्विंग्स यूज़ कर लेता हूँ, गेट कीपर मुझे अलाउ कर देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी क्या पहने होते हैं, टेनिस शूज़ पहने हुए थे साहिब ने क्या पहने हुए थे उस दिन, टेनिस शूज़ पहने हुए थे, जो कि बहुत ही अजीब लग रहे थे उसकी डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ। उसने की जो शॉर्ट्स और शर्ट्स थी वो डिस्कलर्ड थी, तो उसके साथ वो शूज़ जो थे वो मैचअप नहीं हो रहे थे। आगे देखते हैं। समवन गेव देम टू मी, अब वो क्या कहता है कि किसी ने ये मुझे दिए हैं। एक्सप्लेन करते हुए वो बताता है, क्योंकि हमारी एनिस जंग उसको देख रही थी ना कि उसने शूज़ पहने हुए हैं टेनिस शूज़, तो वो इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करता हुआ हमारी एनिस जंग को बताता है कि ये किसी ने मुझे दिए हैं। फैक्ट तो क्या था कि ये डिस्कार्डेड शूज़ थे। द फैक्ट इज़ दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। तो ये क्या थे, डिस्कार्डेड शूज़ थे, किसी ने मतलब रिच बॉय ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो किसको मिल गए थे, हमारे बेचारे साहिब को वो शूज़ मिल गए थे। डिस्कार्डेड का मतलब होता है रिजेक्टेड और थ्रोन अवे, यू कैन सी, ठीक है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, जिसने शायद रिफ्यूज़ कर दिया था पहनने से उन शूज़ों को, क्योंकि उसमें एक शूज़ में क्या हो गया था, होल हो गया था, छेद हो गया था। लेकिन ये उसको मैटर नहीं करता था। किसको बोदर नहीं करता था, हमारे साहिब को, क्योंकि उसके लिए ये शूज़ तो क्या थे, जैसे कि एक ड्रीम सच हो गया हो, एक सपना सच हो गया था उसके लिए। तो फॉर वन हु हैड वॉक्ड बेयरफुट इवन
शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। अब उस बंदे के लिए जिसको नंगे पैर घूमना पड़ता था, विदाउट एनी फुटवेयर्स घूमना पड़ता था, उसके लिए तो ऐसा था ना, ये शूज़ मिल जाना, होल के साथ भी शूज़ कोई मिल जाना, उसके लिए तो ऐसा था कि एक ड्रीम सच हो गया, उसका सपना कोई पूरा हो गया। लेकिन जो गेम थी जिसको वो देख रहा था इतनी इंटेंटली, वो तो उसके आउट ऑफ रीच थी, वो उसको कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। आगे देखो, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन द वे टू द मिल्क बूथ। अब उस सुबह साहिब अपने किस वे पे था, कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ जा रहा था, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, स्टील की केतली थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और उसने क्या बताया कि अब मैं कहाँ काम करता हूँ, एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, ठीक है। उसने बोला पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वही नियर बाय ही था वो टी स्टॉल, वहाँ पे वो काम करता था, और वहाँ से उसको कितने रुपए मिल जाते थे, 800 रुपीज़ मिल जाते थे, और उसको अपने दिन का सारा खाना मिल जाता था। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वो अपनी जॉब पसंद थी, मैंने पूछा, किसने पूछा, एनिस जंग ने, ऑथर ने पूछा। हिज फेस, उसका फेस, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके फेस से वो सारी केयर फ्री लुक जो थी, जो वो बिना किसी बर्डन के घूमता था, वो क्या हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब जो उसने स्टील का कैनिस्टर पकड़ा हुआ था, वो क्या लग रहा था, हैवियर लग रहा था, किसके कंपैरेटिवली, उस प्लास्टिक बैग के कंपैरेटिवली जो वो अपने शोल्डर पे कैरी करता था। और सबसे बड़ी बात, वो प्लास्टिक बैग का ओनर कौन था, वो प्लास्टिक बैग था किसका, वो जो वो रैक पिकिंग के टाइम उठा के चलता था, वो प्लास्टिक बैग वो किसका था, वो उसका खुद का था। लेकिन अब ये जो स्टील कैनिस्टर है वो किसका है, उसका, जो उसका ओनर है टी स्टॉल का, ठीक है। तो उसके फेस पे कोई केयर फ्री लुक नहीं थी, और उसका वो जो स्टील कैनिस्टर था हैवियर था उस प्लास्टिक बैग से, जो कि वो बड़ी लाइटली कैरी कर लेता था अपने शोल्डर पे। जो बैग था वो उसका खुद का था, लेकिन जो कैनिस्टर था वो किसका था, उस मैन का जिसकी वो टी शॉप थी। अब साहिब जो था नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मास्टर, खुद का ओनर नहीं रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट की ये लाइंस है, क्वेश्चन ये आता है, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, एक्सप्लेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको अच्छे से, ये इसी टेक्सचुअल बुक में से ही इसको पढ़ना। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं कि क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। साहिब क्या देख